नमस्कार साथियों, भारत और नेपाल एक बार फिर सीमा विवाद को लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। इस बार रीजन है भारत और चीन के बीच बढ़ते हुए व्यापारिक संबंध। यहाँ पे आप सोचेंगे कि भारत और चीन के बीच बढ़ते हुए संबंध आखिर नेपाल को दिक्कत क्यों दे रहे हैं। तो नेपाल का यहाँ पे कहना है कि भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए जिस रूट का इस्तेमाल किया जाना है, जिस रीजन को लेकर सहमति बनी है, वो रीजन नेपाल का हिस्सा है। तो यदि इस रूट से किसी भी तरीके का व्यापार किया जाता है तो उसमें नेपाल को साझेदार बनाया जाना जरूरी है, नेपाल की सहमति लेना जरूरी है। बात हो रही है यहाँ पे लिपुलेख दर्रे को लेकर, जिसको नेपाल अपना हिस्सा बताता है। तो क्या नेपाल का दावा है, भारत सरकार का इस पर क्या कहना है, क्या ये पूरा इशू है, सारी ही चीज़ों को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस सेशन में। तो दोस्तों, शुरुआत होती है चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा से। आप सभी को पता है चीन के विदेश मंत्री अभी 2 दिन की भारत यात्रा पर आए थे। उस यात्रा के दौरान भारत और चीन के बीच में काफ़ी चीज़ों को लेकर सहमति बनी थी, जिसमें से एक चीज़ ये थी कि लिपुलेख दर्रे से भारत और चीन के बीच रुका हुआ व्यापार अब वापस से शुरू किया जाएगा। इसी चीज़ को लेकर नेपाल को यहाँ पे दिक्कत हुई। नेपाल ने कहा कि लिपुलेख दर्रे से व्यापार मैं यहाँ पे नहीं होने दूंगा, इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी भारत और चीन यहाँ पर नहीं करेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए, इस इश्यू को समझने के लिए नेपाल को दिक्कत क्या है, नेपाल इसको अपना एरिया क्यों बताता है, आपको लिपुलेख की पोजीशन पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है लिपुलेख, जो कि नेपाल, भारत और तिब्बत के ट्राई जंक्शन पर सिचुएटेड है। तीनों ही देशों के त्रिकोण पर लिपुलेख की पोजीशन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि लिपुलेख के ऊपर ही नेपाल यहाँ पे नहीं रुकता है। नेपाल का कहना है कि लिपुलेख के साथ साथ काला पानी, और काला पानी के बाद ये लिम्पियाधुरा, यहाँ तक का पूरा रीजन किसका है, नेपाल का है, और भारत ने इस पे कब्जा किया हुआ है। ऐसी बातें नेपाल बोलता है, जबकि ये जो रीजन है किसका हिस्सा है, भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड का मैप, जिसके अंदर ये पिथौरागढ़, ये वाला रीजन जिसको हम जूम इन करके देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा डिस्प्यूटेड एरिया है भारत और नेपाल के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है लिपुलेख, यहाँ पे है काला पानी और यहाँ पे है लिम्पियाधुरा। ये वाला जो पूरा रीजन है, इसको लेकर भारत और चीन के बीच में विवाद है। यदि आप जूम इन करके इसको देखना चाहें तो ये वाला जो एरिया है, ये पूरा ऑरेंज से मार्क हो रहा है, इस पे नेपाल अपना दावा करता है। अब ये दिक्कत जो है किस वजह से है, ये जो डिस्प्यूट है किस वजह से है, एक नदी के उद्गम को लेकर। नदी का नाम क्या है, काली नदी। काली नदी भारत और नेपाल के बीच की वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है, पश्चिमी सीमा बनाती है। लेकिन इस नदी के उद्गम को लेकर दोनों ही देशों के बीच में कंफ्यूजन है। जहाँ पे भारत मानता है कि काली नदी का उद्गम यहाँ से काला पानी से होता है, वहीं नेपाल का मानना है कि काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है। लिम्पियाधुरा से इस तरीके से निकलती हुई नदी ऐसे आती है और यहाँ पे नीचे जाती है, जबकि भारत का मानना है कि काली नदी का उद्गम इस तरीके से यहाँ से होता है और यहाँ से ये नीचे जाती है। तो इसका पश्चिमी एरिया भारत का है और पूर्वी एरिया यहाँ पे नेपाल का है। जबकि नेपाल का यदि ऐसा कहना है कि लिम्पियाधुरा से उद्गम होता है, तो इसका पश्चिमी एरिया भारत का और पूर्वी एरिया नेपाल का। तो इस तरीके से उद्गम की वजह से काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इस चीज़ को लेकर दोनों देश सहमत नहीं है। भारत हिस्टोरिकल फैक्ट्स के आधार पर, हिस्टोरिकल जितने भी तथ्य हैं उनके आधार पर इस क्लेम को प्रूव करने के सक्षम है, लेकिन नेपाल के द्वारा इस तरीके का कोई भी तथ्य दिखाया नहीं जाता, हिस्टोरिकल फैक्ट्स दिखाए नहीं जाते, जिससे नेपाल इस चीज़ को प्रूव कर सके कि काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, लिम्पियाधुरा से होता है। इसके साथ ही आप देखेंगे केवल इस जगह को लेकर ही विवाद नहीं है, एक और रीजन है भारत का, जहाँ बिहार का राज्य है वो नेपाल से सीमा साझा करता है, वहाँ पे एक रीजन है सुस्ता। यहाँ पे भी भारत और नेपाल के बीच में विवाद है। ये विवाद भी नदी की वजह से है। यहाँ पे एक नदी बहती है गंडक रिवर, जो बिहार के अंदर पटना में गंगा नदी से मिलती है। गंडक रिवर, जिसको कि नेपाल में नारायणी नदी कहा जाता है, उसके कोर्स को लेकर भी यहाँ पे विवाद है। ये नदी भी अपने आप इधर उधर शिफ्ट होती रहती है, जिसकी वजह से नेपाल और भारत के बीच में ये टेरिटरी भी यहाँ पे डिस्प्यूटेड है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि नेपाल इस तरीके से भारत और चीन के बीच में जो व्यापारिक संबंध है उसको लेकर आवाज़ उठा रहा है। इससे पहले भी 2015 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति ली कियांग के बीच में इसी तरीके का व्यापारिक समझौता हुआ था, जिसको लेकर नेपाल ने विरोध दर्ज कराया था। भारत और चीन दोनों को ही डिप्लोमेटिक नोटिस नेपाल के द्वारा उस वक्त भी भेजा गया था। इसके साथ ही आप देखेंगे 2015 के बाद 2020 में भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए धारचूला से लिपुलेख पास तक एक रोड का निर्माण किया था।
धारचूला यहाँ पे है, और लिपुलेख पास जिसकी पोजीशन मैंने आपको दिखाई, यहाँ पे एक रोड का निर्माण भारत के द्वारा किया गया, जिससे कि यहाँ पे कैलाश मानसरोवर की यात्रा क्या हो जाए, आसान हो जाए। 80 किलोमीटर की ये रोड थी, तब भी नेपाल के द्वारा इसका विरोध किया गया कि ये एरिया जो है भारत का हिस्सा नहीं है, नेपाल का हिस्सा है, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का या फिर इस तरीके की रोड को डेवलप करने का भारत को कोई भी हक नहीं है। तो इस तरीके के विवाद लगातार भारत और नेपाल के बीच में बने आ रहे हैं। तो ये विवादों की जड़ क्या है, इसको जानना जरूरी है। देखो, ये कोई अभी का विवाद नहीं है, ये काफी टाइम पहले, यदि आप देखो, जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर शासन करते थे और नेपाल में गोरखाओं का शासन था, तब से ये विवाद लगातार चला आ रहा है। 1760 में गोरखाओं का रूल यहाँ पे नेपाल में हुआ करता था, और उस समय भारत में ब्रिटिशर्स का रूल था। गोरखाओं की एक्सपेंशनरी पॉलिसीज थी, वो अपने रीजन को बढ़ाना चाहते थे। तो नॉर्थ में तो चाइना आता था, चाइनीज अथॉरिटी थी, और ऊपर नॉर्थ का जो एरिया था वो पहाड़ी रीजन था, तो वहां पे अपनी टेरिटरी को बढ़ाना गोरखाओं के लिए मुश्किल का काम था। इसलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना नीचे की तरफ, भारत के तराई रीजन की तरफ और भारत वाले रीजन की तरफ, कुमाऊं गढ़वाल इस रीजन की तरफ अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करें, अपनी टेरिटरी को बढ़ाएं। इसलिए गोरखाओं के द्वारा एक्सपेंशनरी पॉलिसीज को 1767 से अपनाना शुरू किया गया। यहाँ पे ब्रिटिशर्स को दिक्कत हुई, क्योंकि ये एरिया, पहाड़ी एरिया जो था यहाँ पे, वो ब्रिटिशर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, स्ट्रेटेजिकली भी और इकोनॉमी के दृष्टिकोण से भी, ट्रेड और व्यापार के दृष्टिकोण से भी ये एरिया ब्रिटिशर्स के लिए इंपॉर्टेंट था। तो गोरखाओं को लिमिट में लाना ब्रिटिशर्स के लिए उस वक्त जरूरी था। तो यहाँ पे शुरुआत होती है एंग्लो नेपालीज वॉर की। 1814 से 1816 तक ये वॉर चला, और इस वॉर के एंड में ब्रिटिशर्स के बीच में और गोरखाओं के बीच में एक संधि की गई, जिसको हम बोलते हैं सगौली की संधि या सुगौली की संधि। इस संधि में नेपाल ने बहुत कुछ खोया, नेपाल का काफी बड़ा लॉस यहाँ से हुआ। आप देखेंगे, नेपाल ने जो कुमाऊं और गढ़वाल के रीजन जीते थे वो भी इनसे वापस ले लिए गए, जिन पर कब्जा गोरखाओं के द्वारा किया गया था वो वापस से ब्रिटिशर्स ने ले लिया। इसके साथ ही सिक्किम भी नेपाल से ले लिया गया, और इसके साथ ही नीचे का तराई रीजन, जिसकी तरफ नेपाल अपने पैर पसार रहा था, वो रीजन भी हमने वापस नेपाल से क्या कर लिया, ब्रिटिशर्स ने उस वक्त छीन लिया। इसके साथ ही नेपाल को कहाँ, पहाड़ी एरिया तक यहाँ पे सीमित कर दिया। इसके साथ ही सगौली की संधि में ही ये बात कही गई थी कि जो काली नदी है वो नेपाल और भारत की पश्चिमी सीमा बनाएगी। लेकिन आज विवाद इस चीज को लेकर है कि काली नदी का उद्गम स्रोत क्या है, काली नदी वेस्टर्न बाउंड्री बनाएगी, इस बात पर तो दोनों ही देश सहमत है, लेकिन काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इस चीज को लेकर अब दोनों देश यहाँ पे विवाद का विषय यहाँ पे बना हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे, यही है काली रिवर, इस तरीके से ये बाउंड्री यहाँ से जाती है, लेकिन काली नदी का उद्गम कहाँ से है, इस चीज को लेकर दोनों देश लगातार लड़ते रहे हैं, और नेपाल के द्वारा इस चीज को लगातार भारत को इशू दर्ज कराए गए हैं। लेकिन ये जो एरिया है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आता है, ये भारत का अभिन्न अंग है। ये नेपाल को जितना जल्दी समझ ले उतना जल्दी अच्छा होगा। यहाँ पे इस चीज को लेकर भारत नेपाल से कई बार कह चुका है कि इस चीज का डिप्लोमेटिक हल निकाला जा सकता है, बातचीत की टेबल पर आकर इस चीजों को रिजॉल्व किया जा सकता है। साथ ही दोनों देश बैठकर बाउंड्रीज को डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए नेपाल को इस तरीके से इशू क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही भारत के द्वारा कहा गया कि इस तरीके के जो क्लेम्स या फिर दावे नेपाल के द्वारा किए जाते हैं वो एक तरफा हैं, ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसलिए अच्छा होगा कि नेपाल बातचीत की टेबल पर बैठकर इस तरीके के इशू को डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व कर ले। इस तरीके की बातें आगे हो भी सकती हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि केपी शर्मा ओली नेपाल के जो लीडर हैं वो आगे जाकर भारत की यात्रा करने वाले हैं। केपी ओली पहले चाइना जाएंगे एससीओ समिट के लिए, वहां पे भी नरेंद्र मोदी जी से इनकी मुलाकात हो सकती है। इसके साथ ही 16 सितंबर को इनका भारत दौरा तय किया गया है। तब भी ये जब भारत आते हैं तो इस इशू को लेकर दोनों देशों के बीच में बैठकर बातचीत हो सकती है। नेपाल और भारत के बीच सीमा विवादों को सुलझाया जा सकता है। जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद इतने तगड़े हैं और उनको सुलझाने की यहाँ पे बात चल रही है, तो नेपाल के साथ तो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं, उनको लेकर यहाँ पे बातचीत से चीजें हल की जा सकती हैं। तो आप लोगों का क्या मानना है, क्या भारत और नेपाल के बीच ये सीमा विवाद बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, या फिर भारत को इसके लिए कोई और रास्ता अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।